दोस्तों आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति टूर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कैसे आप स्पीति घूमने आ सकते हैं, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका स्पीति घूमने का, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, बस से, ट्रेन से, प्लेन से या बाइक से कैसे स्पीति घूमा जा सकता है, स्पीति के होटल्स का किराया कितना है, टैक्सी किराया, लोकल घूमने का खर्चा, A to Z जानकारी आपको स्पीति टूर की आज मिलने वाली है। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं दावा करता हूँ कि आपको स्पीति टूर की पूरी जानकारी आज मिल जाएगी। साथ ही ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज चलते हैं स्पीति। दोस्तों लाहौल स्पीति जिले के एक छोर पर कुल्लू जिला है, तो एक छोर पर हिमाचल का किन्नौर जिला, एक छोर पर लद्दाख है तो दूसरी तरफ तिब्बत, और इन सब के बीच घिरा हुआ है स्पीति, जो पहाड़ों की दुनिया की बेहद खूबसूरत और बहुत अद्भुत घाटी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्पीति कैसे जाएं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है, जो भुंतर में स्थित है। भुंतर एयरपोर्ट से मनाली की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और मनाली से स्पीति काजा 183 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से भुंतर एयरपोर्ट तक डेली फ्लाइट्स हैं और मनाली से काजा तक यानी स्पीति तक 183 किलोमीटर आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। दूसरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिमला एयरपोर्ट, वहां से काजा की दूरी करीब 420 किलोमीटर है और काफी सारी फ्लाइट्स दिल्ली से शिमला तक चलती हैं। शिमला से काजा तक 420 किलोमीटर आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। और एक तीसरा एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ से काजा की दूरी करीब 544 किलोमीटर है। आपको चंडीगढ़ से शिमला आना पड़ेगा। उसके लिए आपको वोल्वो, ऑर्डिनरी बस और टैक्सी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद शिमला से आपको काजा के लिए जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ और शिमला के बीच की दूरी करीब 124 किलोमीटर है और शिमला से काजा मैं बता चुका हूँ 420 किलोमीटर, जो आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश में है। जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से काजा की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। बट इस रेलवे स्टेशन को मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ज़्यादा रेल कनेक्टिविटी जोगिंदरनगर तक नहीं है। दूसरा मेजर रेलवे स्टेशन है कालका हरियाणा रेलवे स्टेशन। यहाँ से काजा की दूरी करीब 461 किलोमीटर है। डायरेक्ट बसेस वगैरह की फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कालका से शिमला तक आ सकते हैं। 86 किलोमीटर का सफर रहेगा। उसके लिए आप अगर टॉय ट्रेन से एंजॉय करना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन से भी आ सकते हैं, आप बाय टैक्सी आ सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बसेस के थ्रू भी शिमला तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप शिमला साइड से स्पीति टूर कर रहे हैं तो 1-2 दिन शिमला में भी एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ की टॉय ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं और शिमला घूम सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू स्पीति टूर के लिए निकल सकते हैं। शिमला कैसे घूमना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या है घूमने के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए मोस्टली जर्नी स्पीति टूर में हमें बाय रोड ही करनी पड़ती है, तो बाय रोड ही बात करते हैं कि कैसे स्पीति जाएं। स्पीति जाने के बाय रोड 2 रास्ते हैं। आप चाहें तो मनाली से स्पीति निकल जाइए, आप चाहें तो शिमला से स्पीति निकल जाइए। मनाली से स्पीति यानी काजा 183 किलोमीटर की दूरी पर है। शिमला से काजा 420 किलोमीटर की दूरी पर है। काजा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काजा लाहौल स्पीति जिले के स्पीति रीजन का जिला मुख्यालय है। वहीं लाहौल रीजन का जिला मुख्यालय केलांग में है। तो स्पीति घूमने अगर हम आते हैं तो हमें काजा एटलीस्ट आना पड़ता है। तो 2 रास्ते बाय रोड मैंने आपको बताया, मनाली से 183 किलोमीटर और शिमला से 420 किलोमीटर। मनाली वाला रास्ता छोटा है लेकिन बहुत टफ है। दोनों रास्ते के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। अगर आप मनाली से बाय रोड आना चाहते हैं तो मनाली से ग्राम्फू तक 46 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है और ये वही रास्ता है जो आगे रोहतांग पास तक जाता है। ग्राम्फू से लेफ्ट हैंड पर स्पीति के लिए डाइवर्जन है। ग्राम्फू तक आप वाया अटल टनल या फिर रोहतांग पास होते हुए पहुंच सकते हैं।
बट अब पर्सनली मैं अटल टनल ही रिकमेंड करूंगा। आपको रोहतांग पास होते हुए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राम्फू से लोसार करीब 80 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से खराब है। मतलब इतना खराब है कि मैं आपको शायद बता नहीं सकता। जब आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि बहुत बहुत खराब रास्ता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उस रास्ते से स्पीति जाएं। लेकिन इसी रास्ते पर बाटल नाम का एक पॉइंट पड़ता है, जहाँ पर बहुत फेमस चाचा चाची का ढाबा भी है, जिसे देखने के लिए बहुत लोग यहाँ आते हैं। खाने पीने के लिए काफी सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। इसी रास्ते पर चंद्रताल लेक जाने के लिए भी रास्ता है। वो रोड पूरी तरह से ऑफ रोड है, इसीलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस रास्ते से जाइए, क्योंकि आप बिलीव कीजिए रास्ता इतना खराब है कि बड़ी बड़ी एसयूवी कार भी मैंने वहां पर फंसती हुई देखी है। मनाली से काजा वाले रास्ते में एक हाई पास भी पड़ता है, जिसे कुंजुम पास के नाम से जाना जाता है, जिसका एलिवेशन करीब 15,059 फीट। लेकिन रास्ता 80 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत बहुत एक्सट्रीम खराब है। बहुत सारे पहाड़ी नाले रास्ते में देखने के लिए मिलते हैं, जहां मोस्ट ऑफ गाड़ी फंस जाती हैं। छोटी गाड़ी तो ऑलमोस्ट वहां पर फंस ही जाती हैं, काफ़ी मशक्कत से उन्हें निकलना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एसयूवी कार को भी काफ़ी दिक्कतें वहां हो जाती हैं। इस पूरे ही रास्ते में मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। रास्ते में किसी भी तरह की कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है। अगर आपकी कार में, बाइक में कोई भी इश्यू होता है तो आपको किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल पाएगी। लेकिन लोसार के बाद काजा तक करीब 57 किलोमीटर का रास्ता अच्छी कंडीशन में है। हालांकि सर्दियों में यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो रास्ता बंद कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मनाली से स्पीति अगर आप जाते हैं तो बाय बस अगर आप जाएं तो कितना किराया है। 300 से 350 रुपये का टिकट बनता है। मनाली बस स्टैंड से काजा के लिए एक डायरेक्ट बस चलती है। अगर आप बाय शेयर टैक्सी आते हैं तो यहाँ पर बोलेरो चलती हैं, जो मनाली से काजा आपको ड्रॉप करेंगी। एक व्यक्ति का किराया करीब 1200 रुपये रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो शिमला से जाता है। शिमला से काजा 420 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑलमोस्ट पूरा रास्ता अच्छी कंडीशन में है। हालांकि कुछ 2-4 पैचेस ऐसे हैं जहां रोड बहुत ज़्यादा खराब है। रामपुर के पास कुछ पैचेस हैं। इसके अलावा सुमदो के पास रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और टूटा हुआ भी है। और काजा पहुंचने से पहले भी कुछ जगहों पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन अगर मनाली वाले रास्ते से कंपेयर किया जाए तो शिमला वाला रास्ता ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बात करते हैं शिमला से काजा पहुंचने के तरीके क्या क्या हैं। बाय बस अगर आप आना चाहते हैं तो HRTC की बस डायरेक्ट शिमला से अवेलेबल है। शिमला से सुबह व शाम दोनों टाइम बस चलती है। मॉर्निंग बस की बात करूँ तो सुबह 6 से 7 के बीच में बस चलती है, जो डेली बस सर्विस है, जो रिकोंगपियो रात में पहुंच जाती है। जो सीधे काजा तक नहीं जाती है वो पहले रात को रिकोंगपियो पहुंचती है। रिकोंगपियो में नाइट स्टे करना पड़ता है खुद को आपकी अपनी कॉस्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट डे रिकोंगपियो से काजा के लिए बसेस चलती हैं। रिकोंगपियो में अगर रात को रुकना है तो वहाँ पर होटल्स के चार्जेस 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शिमला से एक बस इवनिंग में भी चलती है, शाम को 6:15 पर, और दूसरी बस 7:45 पर। डेली बस से सर्विस है। ये बस पूरी रात चलती है और सुबह को रिकोंगपियो पहुंच जाती है। रिकोंगपियो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक मेन शहर है शिमला और काजा के बीच में, जहां पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। शिमला से काजा जाने वाली बसेस का फेयर मैं आपको बताता हूँ। शिमला से रिकोंगपियो की बस का फेयर करीब 450 रुपये रहता है। रिकोंगपियो पहुंचने के बाद अब आप काजा जा सकते हैं। अगर आपने इवनिंग वाली बस पकड़ी है शिमला से तो वही बस आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिकोंगपियो पहुंचने के बाद आगे काजा लेकर जाएगी। बट अगर आपने शिमला से सुबह वाली बस पकड़ी है तो शाम को आपको रिकोंगपियो रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वही बस आपको आगे काजा लेकर जाएगी। रिकोंगपियो एक अच्छा शहर है। यहाँ पर होटल्स वगैरह अच्छे हैं, खाने पीने के लिए फूड ढाबे अच्छे हैं, ATM की फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी रिकोंगपियो में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। रिकोंगपियो से काजे के बीच में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं रहेगा। अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो पेट्रोल डीजल रिकोंगपियो में ही फिल कराना पड़ेगा। रिकोंगपियो से काजा की बस भी डेली चलती हैं। जो बस शिमला से आती है वही बस काजा जाती हैं। टाइमिंग सुबह 6 से 7 के बीच में है। शाम को 3 या 4 बजे तक वो काजा पहुंच जाती है। एक दूसरी बस भी है जो दोपहर में 1 बजे रिकोंगपियो से काजा के लिए निकलती है। ये सभी बस हिमाचल प्रदेश रोडवेज की ऑर्डिनरी बस है, कोई लग्जरी बस नहीं है, वॉल्वो नहीं है। रिकोंगपियो से काजा के बस का किराया है करीब 400 रुपये।
तो ये है तरीके बसेस से शिमला से काजा पहुंचने तक के। इसके अलावा शेयर टैक्सी के भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट रिकांगपिओ से शेयर टैक्सी के ऑप्शन ज़्यादा है। शिमला से डायरेक्ट शेयर टैक्सी काजा तक मिलना शायद उतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली से भी एक डायरेक्ट बस है स्पीति के लिए, सुबह 6 बजे और सुबह 7:15 पर कश्मीरी गेट ISBT से बस मिलती है, जो बस सुबह नेक्स्ट डे रिकांगपिओ पहुंचेगी 5 बजे के आसपास। फिर वही बस आगे काजा के लिए भी जाती है। दिल्ली से काजा तक का बस फेयर करीब 1200 से 1300 रुपए रहता है। इसके अलावा शिमला से अगर आप टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो 4+1 पर्सनल टैक्सी अगर आप लेते हैं काजा तक 1 वे की, तो 12,000 से 13,000 आपको पे करना पड़ेगा। वहीं 6+1 टैक्सी में आपको 16 से 17,000 पे करना पड़ेगा शिमला से काजा पहुंचने तक का। डायरेक्ट शेयर टैक्सी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि शायद शिमला से मिलना मुश्किल है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में आप काजा तक पहुंच सकते हैं, जैसे शिमला से रामपुर या रिकांगपिओ तक, फिर रिकांगपिओ से काजा तक। तो ये सारी जानकारी होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कि कैसे आप काजा पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो आपकी पर्सनल कार या बाइक से भी जा सकते हैं। अगर आप पहाड़ों पर इतने खतरनाक रास्तों पर, स्पीति के खतरनाक रास्तों पर ड्राइव कर सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं, तो पर्सनल गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि स्पीति में घूमने में आपको काफ़ी आसान हो जाएगा और स्पीति की लोकल साइट्स आप इजीली घूम पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लाते हैं, बाइक या कार जो भी, तो आपको पेट्रोल पंप की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप शिमला साइड से आ रहे हैं तो शिमला में पेट्रोल फिल करा लीजिए और रिकांगपिओ लास्ट पेट्रोल पंप है, वहां पर फ्यूल फिल करा लीजिए। रिकांगपिओ से काजा करीब 170-180 किलोमीटर के आसपास रहता है। इस बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो रिकांगपिओ ही आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बाद काजा एक पेट्रोल पंप देखने के लिए मिलेगा। ATM की फैसिलिटी रिकांगपिओ में है, उससे पहले भी कुछ शहरों में ATM मिल जाएगा, लेकिन रिकांगपिओ और काजा के बीच में कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो किन्नौर जिले में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है कि कौन सी गाड़ी है, गाड़ी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, कितने लोग आए हैं, वो सारी जानकारी आपको बतानी पड़ती है। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। दूसरा चेक पोस्ट सुमदो के आसपास आता है, वहाँ भी सेम यही प्रोसीजर है। तो ये 2 चेक पोस्ट पार करने के बाद आप पर्सनल गाड़ी लेकर काजा तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई काजा पहुंचने तक की। हालांकि काजा पहुंचने से पहले कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। उसमें से एक है नाको, दूसरा है ताबो और तीसरा है पिन वैली। तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल गाड़ी लेकर काजा जा रहे हैं तो पहले इन तीनों जगहों को कवर कर सकते हैं। नाको जो जगह है वो काजा से करीब 111 किलोमीटर पहले है। नाको में एक झील है, एक लेक है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं। 1-2 घंटा यहाँ पर आप झील के आसपास रुक सकते हैं और कुछ फूड वगैरह आपको लेना है तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नाको से करीब 60 किलोमीटर आगे ताबो और काजा से करीब 48 किलोमीटर पहले। ताबो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हजारों साल पुरानी आपको मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ATM की भी फैसिलिटी है, यहाँ पर अच्छे होटल और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। अगर आपको नाइट स्टे ताबो करना है तो यहाँ पर अच्छे डिसेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ताबो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर सेब के बाग भी आप देखेंगे। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत का जो व्यू देखने के लिए मिलता है मोनेस्ट्री के आसपास, वो लाजवाब है। कुछ छोटी बड़ी दुकानें भी बनी हुई हैं यहाँ पर। अगर आपको वुलन से रिलेटेड या यहाँ के कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड परचेज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जगह है काजा पहुँचने से पहले, वो है पिन वैली। ताबो से जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे जाने के बाद एक डाइवर्जन आता है जिसे अटारगो डाइवर्जन के नाम से जाना जाता है। वहां से एक पुल के थ्रू जो रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड पर, वो पिन वैली की तरफ चला जाता है। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर पिन वैली नेशनल पार्क का एंट्री गेट है, जहां आप घूमने जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप सीधे जाते हैं तो आप काजा पहुंच जाएंगे। तो ये बातें होती हैं काजा पहुंचने तक की, और काजा पहुंचते वक्त किस किस चैलेंज का आपको सामना करना पड़ेगा वो मैंने बता दिया, और कहाँ कहाँ आप बीच में घूमने जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, बसेस वगैरह से आते हैं, तो बीच वाले इन 3-4 जगहों को आप स्किप कर देंगे। अब बात करते हैं कि काजा पहुंचने के बाद रुकना कहाँ चाहिए। काजा में वैसे तो काफ़ी सारे होटल्स हैं, लेकिन मैं 2 खास जगह आपको बताता हूँ जहाँ आपको रुकना चाहिए, या किसी भी एक जगह रुक सकते हैं। काजा के बस स्टैंड के पास रुक जाइए, वहाँ पर मार्केट बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, वहाँ रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप काजा से मनाली की तरफ जो रोड है, काजा टू मनाली जो रोड है, वहाँ चले जाइए। उधर भी काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है रुकने के लिए। लेकिन वहाँ से मार्केट, काजा का मेन मार्केट थोड़ा दूरी पर है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप
कहाँ रुकना चाहते हैं। किराए की बात करता हूँ तो 1000 रुपये से 3000 रुपये में वहाँ पर आपको रूम मिल जाते हैं। तो ये बातें होती हैं काजा में स्टे से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल अभी बाकी है तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट में कोई राय है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि काजा में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आप काजा इवनिंग में ही पहुंचेंगे या फिर रात में पहुंचेंगे, तो इसी सेम डे आप कहीं दूर घूमने तो नहीं जा पाएंगे। तो आज आप काजा का मार्केट घूम सकते हैं इवनिंग में। ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं काजा के मार्केट में, लेकिन यहाँ पर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ वेदर हमेशा ठंडा बना रहता है। बाजार में एटीएम की फैसिलिटी है, गर्म कपड़ों की दुकानें हैं, आप चाहे तो वूलन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नाइट लाइफ में काजा में कुछ नहीं है। रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद लगभग मार्केट बंद हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है यहाँ पर। गर्मियों में भी मई जून के मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ये शहर रहता है। तो नाइट स्टे आपको काजा करने के बाद आप नेक्स्ट डे घूमने जा सकते हैं। लेकिन कहीं घूमने जाने से पहले बात फूड की भी कर लेते हैं कि काजा में फूड कैसा है और खाना कहाँ कहाँ बेहतर मिल सकता है। देखिए काजा में नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं। वेजिटेरियन में भी काफ़ी ठीक ठाक आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा काजा आने के बाद आप यहाँ का ट्रेडिशनल फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे थुक्पा। थुक्पा जो रेसिपी होती है वो चिकन मटन के सूप में, चिकन या मटन के सूप में नूडल्स को ऐड करके बनाया जाता है, जो यहाँ की एक लोकल डिश है। काफ़ी दुकानों पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब इस डिश को थोड़ा सा चेंज किया गया वेजिटेरियन लोगों के लिए भी, ताकि वेज खाने वाले लोग भी इस थुक्पा रेसिपी को एंजॉय कर सकें। वेज सूप के साथ नूडल्स को ऐड करके भी थुक्पा यहाँ बनाया जाने लगा है। इसके अलावा दूसरा यहाँ का फूड है तुड़किया भात। ये एक पुलाव के जैसा है, या फिर कह लीजिए जो नॉर्थ इंडिया में पुलाव मिलता है उसके जैसा ही ये पहाड़ी वर्जन है। कुछ कुछ खिचड़ी जैसा देखने में और टेस्ट में लगता है। इसके अलावा भे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कमल के स्टेम से तैयार किया जाता है। सिद्धू आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धू की बात कर रहा हूँ। ये एक लोकल ब्रेड है जो काजा में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इसे जरूर एंजॉय कीजिएगा यहाँ की बटर टी के साथ। यूँ तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, जो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड हैं, जिसमें बाबरू है, अकटोरी है। मीठा आप एंजॉय कर सकते हैं, जो एक यहाँ की स्वीट डिश है, जिसे चावल और ड्राई फ्रूट्स के साथ कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। आप यहाँ का एक बेवरेज भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसे छांग और अर्क के नाम से जाना जाता है। इसको लोकल बियर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। काजा में बियर के रूप में आप इसी को एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। और भी बहुत सारे यहाँ के फूड हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडियन फूड भी आपको यहाँ। तो ये सारी बातें हुई खाने पीने से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं कि काजा में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। काजा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सबसे जो खास है वो यहाँ का रोड एडवेंचर है। आप काजा मोनेस्ट्री देख सकते हैं, जो काजा सिटी में ही है। साथ में उसी के पास में आई लव स्पीति सेल्फी पॉइंट है, वहां पर सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। और ठीक इसके पास में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप भी बना हुआ है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यही एक इकलौता पेट्रोल पंप है काजा रीजन का। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल फिल करा सकते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी क्लिक कराते हैं कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। इसके अलावा हिक्किम आप घूमने जा सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में बना हुआ है। इसके अलावा आप कॉमिक देखने के लिए जा सकते हैं। कॉमिक एक गाँव है जो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, जहाँ तक मोटरेबल रोड बन चुका है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। और एक मोनेस्ट्री भी है देखने के लिए। आप लांगजा जा सकते हैं। लांगजा में बुद्धा स्टैचू है, मोनेस्ट्री है, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। जाना कैसे है वो भी डिटेल में अभी आपको दूंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक और जगह है, आप चिचम ब्रिज देखने के लिए जा सकते हैं। आप की मोनेस्ट्री देखने जा सकते हैं। किब्बर विलेज आप घूमने जा सकते हैं। तो ये कुछ खास जगह हैं काजा पहुंचने के बाद, स्पीति पहुंचने के बाद घूमने जाने वाली। कैसे जाना है चलिए वो बताते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, अपनी बाइक से आए हैं, कार से आए हैं, तो आप एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। सर्किट कंप्लीट कैसे करना है, उससे पहले आप काजा के वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप से पहले फ्यूल फिल करा लीजिए।
ताकि किसी भी तरह का इश्यू आपको ना हो। सर्किट आप दो तरह से पूरा कर सकते हैं। पहला, आप काजा से हिक्किम चले जाइए, 15 किलोमीटर है। हिक्किम से 3.5 किलोमीटर कॉमिक है, कॉमिक से 10 किलोमीटर लांगजा और लांगजा से 16 किलोमीटर काजा। ये एक प्रोसीजर है, इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें टोटल करीब 45 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है। दूसरा तरीका, आप ठीक इसका उल्टा कर लीजिए। वो कैसे? आप काजा से लांगजा चले जाइए, लांगजा से कॉमिक चले जाइए, कॉमिक से हिक्किम और हिक्किम से वापस काजा आ जाइए। तो ये एक सर्किट हो जाता है और 45 से 50 किलोमीटर इसमें गाड़ी चलती है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है और सारी पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे। करना कैसे है, चलिए वो भी बता देते हैं। काजा से जो रास्ता मनाली की तरफ चलता है उसी रोड पर जाना होगा। वहां से एक डाइवर्जन है, यू टर्न है लांगजा के लिए। लांगजा वाले रोड पर आने के बाद सीधा वो रोड लांगजा तक जाता है। अगर आप लांगजा साइड से सर्किट पूरा करना चाहते हैं तो सीधे लांगजा निकल जाइए और फिर कॉमिक और हिक्किम होते हुए वापस काजा जाइए। लेकिन जब लांगजा वाले रोड पर चलते हैं तो आगे जाकर थोड़ी दूरी पर राइट हैंड पर एक और डाइवर्जन आता है, जहां से हिक्किम के लिए रास्ता कटता है। उस डाइवर्जन पॉइंट को लांगजा कॉमिक डाइवर्जन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप पहले हिक्किम जाते हैं तो हिक्किम जा सकते हैं यहाँ इसी डाइवर्जन से, लेकिन इस डाइवर्जन से हिक्किम की दूरी करीब 9.5 या 10 किलोमीटर के आसपास है और ये रास्ता पूरी तरह से टूटा फूटा है, ऑफ रोड है, खड़ी चढ़ाई है हिक्किम तक। 10 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। अगर आप टूटे फूटे रास्ते पर गाड़ी चला सकते हैं तो आप इधर आ सकते हैं। पहले हिक्किम के लिए निकल जाइए। हिक्किम में दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है, हाई एलिवेशन है, तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिताना चाहिए। हिक्किम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कॉमिक आता है। हिक्किम से थोड़ा ही आगे आने के बाद हम उसी रोड से कनेक्ट हो जाएंगे जो लांगजा से कॉमिक जाता है। उस डाइवर्जन से अगर लेफ्ट लेते हैं तो लांगजा वो रास्ता निकल जाता है, राइट लेते हैं तो कॉमिक आ जाता है। हिक्किम से कॉमिक की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। कॉमिक वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है। कॉमिक खुद दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जहां तक मोटरेबल रोड बन चुका है। बहुत अद्भुत जगह है, एक खूबसूरत मोनेस्ट्री है। रेस्टोरेंट में आप काफी सारे फूड एंजॉय कर सकते हैं। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। थोड़ी देर कॉमिक रुकने के बाद आप कॉमिक से अब लांगजा की तरफ निकल सकते हैं। 10 किलोमीटर दूरी रहती है कॉमिक से लांगजा की। लांगजा में बुद्धा स्टैचू है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका था। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लांगजा आते हैं। हिक्किम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन लांगजा ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर बनी रहती है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, या फिर कह लीजिए स्पीति रीजन के टॉप हिल पर लांगजा बसा हुआ है। लांगजा थोड़ी देर घूमने के बाद आप लांगजा से सीधा काजा के लिए निकल सकते हैं। दूरी करीब 16 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो ये एक सर्किट है, आप किसी भी साइड से कवर कर सकते हैं। दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर रहती है। सर्किट पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक एवरेज टाइम मैंने आपको बताया, बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी देर तक किस पॉइंट पर रुकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी साइड भी है काजा की, जिसे आप कवर कर सकते हैं, जिसमें की मोनेस्ट्री है, किब्बर विलेज है और चीचम ब्रिज है। ये कैसे पूरा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काजा से जो रास्ता मनाली की तरफ जाता है उसे ग्राम्फू काजा बाटल रोड के नाम से जाना जाता है। इसी रोड पर लांगजा डाइवर्जन से आगे जाने के बाद, लांगजा डाइवर्जन से तो हम सीधा लांगजा कॉमिक और हिक्किम वाला सर्किट पूरा करते हैं। हम उस पॉइंट से आगे निकल जाएंगे तो एक रास्ता और डाइवर्ट होता है। एक रास्ता पुल के थ्रू लेफ्ट हैंड पर जाता है और एक रास्ता सीधा जाता है। लेफ्ट हैंड पर जाने वाला रोड ग्राम्फू काजा बाटल रोड है, जो चंद्रताल लेक के लिए जाता है और आगे मनाली तक भी हम यहाँ से जा सकते हैं कुंजुम पास होते हुए। लेकिन जो रास्ता सीधा जाता है वो किब्बर विलेज तक जाता है। किब्बर विलेज तक जाने वाले इस रास्ते पर ही की मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है और आगे किब्बर विलेज जाता है। काजा से की मोनेस्ट्री करीब 14 किलोमीटर है और की मोनेस्ट्री से करीब 6.5-7 किलोमीटर पर किब्बर विलेज आ जाता है। और किब्बर विलेज से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीचम ब्रिज पहुंच जाते हैं। अगर आप काजा का ये वाला रीजन कवर करते हैं तो यहाँ पर टोटल करीब 45 से 46 किलोमीटर गाड़ी आपकी चलने वाली है। कवर कैसे करना है चलिए वो बता देता हूँ। बात पहले वाले सर्किट की करते हैं, जिसमें काजा, लांगजा, हिक्किम और कॉमिक है। अगर आप वो वाला सर्किट करते हैं तो काजा से कॉमिक तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बस चलती है सुबह 10 बजे के आसपास। 1.5 घंटे का समय लगता है कॉमिक पहुंचने में, और जो वाया लांगजा जाती है और कॉमिक पहुंचती है। वहां से ये बस वापस शाम को 4 बजे काजा के लिए निकल जाती है, जो हिक्किम होते हुए आती है। किराया करीब
वन साइड का 40-50 रुपए रहता है। तो इस तरह से बस के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, काफी टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है। आप वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं। फुल सर्किट अगर आपको करना है तो 4 से 5 हजार रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें काजा, लांगजा, हिक्किम, कॉमी के सर्किट तो रहेगा ही, साथ ही आप उनको बोलिए कि आप की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज भी जाना चाहते हैं तो पूरा पैकेज बुक करके आप काजा की सारी लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। लेकिन पहले टैक्सी वाले से कंफर्म जरूर कर लीजिए कि वो इन सभी पॉइंट्स को घुमाएंगे या नहीं, उसी हिसाब से पैकेज बुक करिएगा। यूँ तो काजा से किब्बर के लिए भी एक बस चलती है, 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो डेली बस चलती है। टाइम शाम को 4 बजे है, सेम डे वो रिटर्न हो जाती है थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद। रास्ते में की मोनेस्ट्री पड़ती है, वहाँ भी वो थोड़ी देर रुकते हैं और बस के थ्रू भी आप घूम सकते हैं। लेकिन बस एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। बट अगर आप पर्सनल गाड़ी लेकर आए, अपनी बाइक लेकर आए, तो आप एक दिन में करीब 4 से 5 घंटे में दोनों ही जगहों पर दोनों सर्किट आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर शेयरिंग में भी आप इस टूर को कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो काजा से चंद्रताल लेक भी देखने के लिए जा सकते हैं। दूरी काजा से चंद्रताल लेक की करीब 96 किलोमीटर है। बाय बस जाने की कोई सीधा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई बस नहीं है। आपको काजा से मनाली वाली बस पकड़नी होगी और चंद्रताल लेक डाइवर्जन पॉइंट पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आपको बाय पैदल ट्रैक ही चंद्रताल लेक तक जाना होगा। टैक्सी हायर कर सकते हैं आप काजा से, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं, बाइक लाए हैं, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मनाली से चंद्रताल लेक काफी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन काजा से चंद्रताल लेक बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। तो ये सब कुछ खास जगह है जहां आप स्पीति आने के बाद घूमने जा सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो जियो प्रॉपरली वर्क करता है थ्रू आउट द टूर। ऑलमोस्ट सभी जगहों पर जियो प्रॉपर वर्क करता है। हालांकि काजा से मनाली या मनाली से काजा रोड ट्रिप अगर आप करेंगे तो वहाँ किसी भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा। इवन BSNL या जियो में भी कोई नेटवर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी तरह से रिमोट एरिया है वो, इसीलिए मैं पर्सनली उस रास्ते को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मनाली से स्पीति घूमने आए। बेस्ट रहेगा कि आप शिमला से स्पीति आए। अगर आपको पूरा सर्किट करना है तो स्पीति से मनाली की तरफ जा सकते हैं। पेट्रोल पंप के बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी, मोबाइल नेटवर्क के बारे में भी डिटेल दे दी, कहाँ चेक पोस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया, होटल्स के बारे में बता दिया, घूमने कैसे जाना चाहिए वो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं कि क्या करें क्या ना करें स्पीति जाते वक्त। देखिए, स्पीति टूर को आप लद्दाख टूर से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लद्दाख टूर स्पीति टूर के कंपैरिजन में इजी है। जी हाँ, क्योंकि स्पीति के जो रास्ते हैं वो बहुत डेडलिस्ट रोड है। कहीं कहीं रोड बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है कि आप समझ नहीं सकते कि आपको गाड़ी आगे ले जानी है या पीछे ले जानी है। तो अगर आपका ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा है तो ही आप अपनी पर्सनल गाड़ी लाइएगा। हैचबैक गाड़ी, अगर आपकी पर्सनल हैचबैक गाड़ी है तो बहुत सोच समझ के आइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं जहां इतना ज्यादा ऑफ रोड है कि छोटी गाड़ी को निकालना काफी टफ हो जाता है, काफी चैलेंजिंग हो सकता है। इसके साथ साथ आप पूरे साल के किसी भी महीने में स्पीति घूमने आ जाइए, आपको गर्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर टेम्परेचर दिन में 8-9 डिग्री और शाम को -2-3 तक पहुँच जाता है। सर्दियों की बात करें तो -35 से -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो सोच समझ कर आइएगा, गर्मियों में आइए, बेस्ट रहेगा। और गर्म कपड़े साथ लेकर आइएगा। मेडिसिन किट भी साथ लेकर जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत हाइट पर आप लोग ट्रैवल करेंगे तो ऐसी जगहों पर जाते वक्त एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा बना रहता है। तो पेन किलर की जरूरत पड़ जाती है, वोमिटिंग होने का खतरा रहता है, तो एंटी इमेटिक टैबलेट भी आप साथ में रख सकते हैं। या जो भी टैबलेट्स आप यूज करते हैं, जो भी मेडिसिन आप यूज करते हैं, उसे साथ लेकर जाइएगा पूरे टूर के दौरान। अगर आप सर्किट करने के मूड से हैं कि आप मनाली से काजा और काजा से शिमला होते वापस जाएंगे, या फिर शिमला से काजा और काजा से मनाली होते हुए वापस आएंगे, तो ये 2 तरीके हैं सर्किट करने के। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको शिमला से काजा जाना चाहिए और काजा से मनाली होते हुए वापस जाना चाहिए। ये रास्ता बेस्ट रहेगा, क्योंकि मनाली से काजा रोड बहुत खराब है, खड़ी चढ़ाई है, तो ऐसे में आपको दिक्कतें ज्यादा होंगी। जब आप शिमला साइड से आएंगे यानी काजा से मनाली आएंगे, तब उतराई रहेगी, टूटा हुआ रास्ता रहेगा, लेकिन उतराई रहेगी तो थोड़ा इजी हो सकता है। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ना चढ़ाई है ना उतराई है, पूरी तरह से टूटा फूटा है, ऊंचे ऊंचे पत्थर रोड पर पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ वाटर क्रॉसिंग, पागल नाला भी वहीं उसी रास्ते पर पड़ता है। अगर आपने सुना होगा पागल नाला, तो काजा और मनाली के बीच में ही है। बहुत खतरनाक वो रास्ता है। इंडिया के मोस्ट डेडलिस्ट रोड में से एक काजा से मनाली वाला रोड है। फुल सर्किट अगर आप करना
चाहते हैं तो आपको करीब 4-5 नाइट का स्टे करना पड़ेगा। पूरा टूर कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। 5-6 नाइट का टूर करेंगे तो आप कंफर्टेबली पूरा टूर कर पाएंगे। अगर आपको साथ में चंद्रताल लेक भी कवर करनी है तो 1-2 दिन आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो करीब 1 हफ्ते का टूर बनाकर आइए। वैसे तो 5 से 7 दिन में टूर कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप की स्पीड अच्छी है, आप कवर कर सकते हैं। तो मनाली से काजा जाने वाले रास्ते के बारे में एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ। मनाली से जब आप काजा जाएंगे तो आप बहुत तेजी से हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस का खतरा उस साइड से ज्यादा रहता है, क्योंकि दूरी 183 किलोमीटर है और हाइट एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन जब आप शिमला से काजा जाते हैं तो दूरी 420 किलोमीटर है, तो समय लगता है और धीरे धीरे हम ऊंचाई पर जाते हैं। तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस का खतरा शिमला से काजा जाते वक्त कम होता है, वहीं मनाली से काजा जाते वक्त ज्यादा होता है। उसमें भी अगर आप चंद्रताल लेक चले गए, चंद्रताल लेक काजा से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बातें हुई स्पीति टूर से संबंधित। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल बाकी रह गया तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिए, जवाब जरूर मिलेगा। कोई राय है, कोई एडवाइस है या कोई सजेशन जो भी आप देना चाहते हैं कमेंट में दे सकते हैं। बात स्पीति टूर के बजट की कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका 4-5 लोगों का ग्रुप है और आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है शेयरिंग में। आप कम पैसे में बहुत अच्छा टूर कर सकते हैं। 25 से 30 हजार रुपए लगेगा 4-5 लोगों का, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आते हैं। अगर आप टैक्सी हायर करके लाते हैं तो कॉस्टली हो जाएगा। सोलो आ रहे हैं तो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो ग्रुप बनाइए, ग्रुप में शेयरिंग करके खुद की गाड़ी या टैक्सी हायर करके लाइए, तो आपको काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली आपका स्पीति टूर हो जाएगा। बाइक टूर करते हैं तो बाइक टूर में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। मेरे मानना ये है कि आप एक बाइक पर एक बंदा ही बैठिए तो आप कंफर्टेबली पूरा स्पीति टूर कर पाएंगे। तो ये बातें होती है स्पीति टूर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी स्पीति घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, या आपके दोस्त जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई जाना चाहता है तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं दावा करता हूँ कि स्पीति टूर की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहे। तो अभी के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में कहीं और दूसरी जगह की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे।